खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू ने विपक्षी एकता की बैंड बजाकर रख दी है। अब तक मोदी के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंकने वाले सबसे बड़े विपक्षी चेहरे के हाथ से निकल जाने के बाद विपक्ष खींच में है तो बीजेपी बम बम कर रही है। कह रही है कि कांग्रेस तो 2019 नहीं अब 2024 की सोचे। कभी मोदी विरोध की सुर ताल छेड़ने वाले नीतीश कुमार ने खुद यह कह दिया है कि अब और किसी नेता में इतनी कुव्वत नहीं कि वो 2019 में मोदी का मुकाबला कर सके, क्योंकि मोदी अपराजेय हैं, यानी उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। कांग्रेस नीतीश को याद दिला रही है कि शायद वो भूल गए हैं कि सबसे बड़ी हार तो बाहरी को बिहार में ही मिली थी। लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान की सियासत का सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2019 में मोदी को पीएम बनने से रोकेगा कौन। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। आपको बिहारी चाहिए या बाहरी? बिहार असेंबली इंतखाबात में नीतीश कुमार ने अजीम इत्तेहाद की जानिब से ये नारा लगाया था। बिहार असेंबली की इंतखाबी मुहिम में मोदी और नीतीश ने एक दूसरे के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन इसे मौका परस्ती कहिए या सियासी मजबूरी, अब बिहारी और बाहरी एक हो गए। ये ड्रामाई तब्दीली अचानक नहीं हुई, बल्कि सोची समझी और शौरी मालूम होती है। बीजेपी नीतीश के लिए अछूती नहीं है। हालात बदलते हैं तो सुर तो बदलेंगे ही। मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं। का बहाना बना के चादर ओढ़ के न जाने भारत के राजनीतिक इतिहास में कितना बारी पलटी इन्होंने मारा है। इनको पलटू राम ही कहिए, राजनीति के ये पलटू राम है। नाना करते करते नीतीश ने अब हाँ कर दिया है। नीतीश मोदी को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, लेकिन वो खूब जानते हैं कि मोदी को इसकी कोई जरूरत नहीं है। शायद नीतीश मोदी के अपोजिशन मुक्त भारत का शिकार हो गए, क्योंकि संघ परिवार अपोजिशन मुक्त भारत का ख्वाब देख रहा है। कांग्रेस मुक्त भारत ये संकल्प ले लिया है। जेडीयू लीडर अली अनवर ने पीएम मोदी का 2019 में वजीर आजम बनने की नीतीश की पेशन गोई पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। तो वहीं जन अधिकार पार्टी के सरबराह पप्पू यादव ने कहा कि मुस्तकबिल में कुछ भी हो सकता है। देखिए, इस तरह की भविष्यवाणियों पर मेरा कोई विश्वास नहीं, और कई अखबार वाले या कई राजनेता कई तरह की भविष्यवाणियां करते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर भविष्यवाणियां जो है सत्य नहीं होती हैं। दुनिया के खात्मे के लिए भी कई तरह की भविष्यवाणियां होती है, उसके लिए डेट वगैरह भी बताया जाता है, टीवी चैनल पर चलता भी है, लेकिन दुनिया कायम है। एक ही चीज़ देखिए, सत्य है मृत्यु, उसके अलावे कुछ नहीं है, वो सत्य है। तो हम तो कहते रहते हैं कि हाथ की इन लकीरों पर कभी एतबार मत करना, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। आज नीतीश जी के लिए के सामने सबसे बड़ी चुनौती है बिहार का विकास, बिहार की विशेष राज्य का दर्जा, बेनामी संपत्ति पर कानून बनाना। अभी वर्तमान समय में निश्चित रूप से एक सवाल तो है कि नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से लगातार उनकी मार्केटिंग और जिस तरीके से लगातार वो दिख रहे हैं, उसमें तो नीतीश कुमार ने जो बात कही है कि 2019 स्थिति अच्छी रहने की संभावना है और पराजय होंगे कि वो जीत जाएंगे, ये मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन वर्तमान समय में जो स्थिति है, जो दिख रहा है, कल के दिन विपक्ष क्या करेंगे, विपक्ष गोलबंद होगा कि क्या करेंगे, तो बात की चीज है। वर्तमान समय में मुझे लगता है कि अभी जो स्थिति है उसमें जो नीतीश कुमार ने जो बात कही है वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहे होंगे, कल क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है। नीतीश इब्नुल वक्त है, ये वो पहले भी दिखा चुके हैं। बीजेपी की क़यादत में इनके कौलो फेल में फर्क है। उन्होंने मुस्तकबिल को पेश नजर रखकर बीजेपी से हाथ मिलाया है। यही हाल एनडीए का भी है। अब किसको मंजिल मिलती है और कौन सफर पर रहता है, ये मुस्तकबिल ही तय करेगा। कितने चेहरे हैं तुम्हारे कोई जाने कैसे, रोज दिखाओगे तुम शोभदाबाजी कब तक।
ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो 2019 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकेगा कौन? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शाइना एनसी मौजूद हैं, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की। हमारे साथ रिफत जावेद साहब मौजूद हैं, जनता का रिपोर्टर के फाउंडर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। डॉक्टर नवल किशोर, नेशनल स्पोक्स पर्सन आरजेडी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। निखिल मंडल साहब, जेडीयू के स्पोक्स पर्सन, वो हमारे साथ पटना से मौजूद हैं, इस बहस का हिस्सा है। सुनील साजन हमारे साथ समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी जुड़ गए हैं, और थोड़ी देर में आदिल सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। सबसे पहले मैं शाइना जी आपसे जानना चाहूंगा, अब ये जो बात नीतीश कुमार ने कह दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कि वो अपराजय हैं, उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता, और 2019 में कोई उनकी टक्कर में है ही नहीं, ये एक बात हो गई। दूसरी तरफ हमें जो नजर आता है, चाहे वो बिहार की बात कर लें या फिर अब तमिलनाडु की जो खबर आ रही है सोर्सेस के हवाले से, कि वहां पर एआईएडीएमके के जो दोनों फैक्शंस हैं वो भी एनडीए के तहत आने वाले हैं। विपक्ष आप पर यह आरोप लगा रहा है कि भाई इमोरल तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं पैसों का लालच दिया जा रहा है, कहीं ईडी और सीबीआई की धमकी दी जा रही है, और इस तरह से दूसरी पार्टी के विधायकों को तोड़कर बीजेपी अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। क्या इस तरह से आप 2019 जीतने की तैयारी करेंगे? समीर जी, सबसे पहले तो कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत राय मत रख सकते हैं, और प्रजातंत्र की खूबी है कि बहुत सारे लोगों का मत नीतीश कुमार जी से मिलता है। अब मैं कोई ओवर कॉन्फिडेंस में न जाते हुए मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी, इतिहास में शायद सबसे मेहनती प्रधानमंत्री है तो वो है नरेंद्र मोदी। सबसे भ्रष्टाचार के खिलाफ और करप्शन फ्री देश लाने का किसी का योगदान है तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। एक व्यक्ति जिन्होंने सबका साथ सबका विकास दिखाया तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। क्या विपक्ष एकजुट उनको हरा पाएंगे या नहीं, ये भविष्यवाणी शायद कोई ज्योतिष करें या लोग स्पेक्युलेट करें, लेकिन मैं जानती हूं कि जनता और 125 करोड़ की जो जनता आज भारत में रहती है वो ना सिर्फ प्रभावित है इस नेतृत्व से, लेकिन वो जानते हैं कि गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट की बात शायद एक ही नेता कर रहे हैं जिनकी नीति नियत में कोई खोट नहीं। सर्वप्रथम देश, उसके बाद पार्टी और अंत में निजी फायदा, और निजी फायदे को लेके हमको पता है कि कितने सारों की बोलती बंद हुई है। जहां आप एक बार कांग्रेस के शासनकाल में सिर्फ कांड के ऊपर कांड देखते थे, कोलगेट था, आदर्श था, स्पेक्ट्रम था, इतने सारे घोटाले, वहां हमारे शासन का में आप मुझे बताएं कि हमारे नेतृत्व में क्या कोई खोट रही है, क्या हमारी नीति में कोई खोट रही है, या कोई हमारे विजन प्लान के ऊपर टिप्पणी करें। ये विजन प्लान के साथ जहां हम आए हैं, हमने जनता को एक स्थिर सरकार दिया है जहां प्रधानमंत्री स्वयं 18 से 20 घंटे हर दिन काम करते करते तो विदेश में आज भारत का नाम बन नरेंद्र चुका मोदी है। को रोकने वाला कोई नहीं है 2019 में। विपक्ष के किसी नेता के सामने के पास इतनी कुवत नहीं है, मान रही हैं आप? में घी शक्कर, और हम यही मानते हैं। ठीक है, आपके मुंह में घी शक्कर और हम यही मानते हैं, और भारत की जनता ये मानती है। नवल किशोर साहब, इस सवाल का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं विपक्ष जो है वो विपक्षी एकता जो है वो अभी भी हमें देखने को मिलेगी, अभी भी विपक्ष एकजुट है, जेडीयू निकल गई तो क्या हुआ, लेकिन रोकेगा कौन? पीएम मोदी का रास्ता 2019 में रोकेगा कौन? मैं कार्टून देख रहा था, विपक्षी एकता, उसमें दिखाया गया था कि विपक्षी एकता मिरर देख रही है और उसको अपना कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा है। फिर दूसरी तरफ दिखाया गया था कि चेहरा तो छिटक कर मोदी जी के पास बैठ गया। तो यही हकीकत है क्या इस वक्त हिंदुस्तान की सियासत की? बिल्कुल नहीं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नीतीश जी का जो स्टेटमेंट है जी, उसने एक बात तय कर दिया है कि उनमें हिम्मत नहीं है और वो डर गए, और इस डर के कारण उन्होंने पाला बदल लिया, और वो पाला बदलने में उन्होंने आज तक के जितने भी मौका परस्तों का ढेर होगा उसमें सबसे बड़े साबित हुए हैं कि वो मौका परस्ती के सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। जहां तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष आज भी एक है,
नीतीश कुमार जी या जदयू जो है वो पहले से ही इसका संकेत दे रहा था। जब केसी त्यागी ने कहा कि हम भाजपा के साथ, एनडीए के साथ सहज थे, उस समय से ही संकेत मिल रहा था। ये पहली बात थोड़े है। तो विपक्ष के जो 17 पार्टियां हैं वो पहले भी इकट्ठा थी और आज भी इकट्ठा है। और जहां तक हराने की बात है, नरेंद्र मोदी के पास ना तो चेहरा है ना क्रेडिबिलिटी है। यह बात तय है कि यह आदमी जो सहारा में जिसका नाम आया, उस जो सहारा में आरोपी है, और उसके साथ साथ में व्यापम से लेके, ललित गेट से लेके, नवल किशोर साहब, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि आप ही कुछ दिनों पहले तक ये मानते थे कि फॉर्डर स्कैम से लेके हजारों करोड़ जो आपने 2019 में नरेंद्र मोदी का अगर कोई मुकाबला कर सकता है, जेडीयू भी ये बार बार कहती रही और आपकी पार्टी ने भी इसको स्वीकार किया कि वो नीतीश कुमार हैं। अब आप मानते हैं कि वो चेहरा ही नहीं रहा। विपक्षी एकता जिसका आप नाम ले रहे हैं, उसका एक कोई सर्वमान्य नेता होगा या नहीं होगा? है तो कौन है? नहीं, आप मेरी बात तो सुने। हमने उनको टेस्ट किया था महागठबंधन का नेता मानकर, वहां पर वो फेल हो चुके हैं। इसलिए वो पूरे विपक्ष का नेता नहीं थे। विपक्ष एक बार गोलबंद होगी और हराने वाले आम आवाम होती है, जनता होती है। और जनता आज जान चुकी है कि यह सरकार जो है वह एकदम निकम्मी है। इस सरकार में कोई सफलता नहीं मिला है। आप देख लीजिए कि जो नोटबंदी है, जो 3 वादे उसने किए, उसमें से कोई एक नहीं हुआ। ना टेरर रुका, ना नक्सल रुका, ना ब्लैक मनी आया, ना 2 करोड़ रोजगार हुए। कौन से वादे उन्होंने पूरे हैं? शरद यादव ने बोला है कि 42 वादे जो उन्होंने किया है, 42 में 42 फेल हुए हैं। तो उस हिसाब से इनका कोई काम नहीं है। कश्मीर में सबसे फेलियर है, ऑल टाइम। शरद यादव तो जेडीयू के नेता है ना। कश्मीर में चीन से, शरद यादव तो जेडीयू के नेता है। सीना जो 56 वो तो जा चुके हैं नरेंद्र मोदी के साथ। 56 इंच जो हुआ करते थे, उनको आप अपने खेमे में मान रहे हैं क्या? नरेंद्र मोदी के साथ जा नहीं चुके, डरा के वो चले गए वहां पर। क्या शरद यादव पूरे, मैंने ये पूछा कि शरद यादव को क्या आप अपने खेमे में मान रहे हैं? और वह यह बात को माने हैं कि जो महागठबंधन के साथ धोखा हुआ है, जो महागठबंधन के साथ धोखा हुआ है, वह भी मान रहे हैं। और उनके कई लोग, उनके देखिए जदयू में जो 71 नेता, जो 71 एमएलए हैं, वो सब लोग बीजेपी को हरा कर आए हैं। किस मुंह से वो बीजेपी के साथ खड़े हैं, यह नीतीश कुमार को वो समय आने पे बताएंगे, जरूर बताएंगे। और बिहार की जनता जो है वह मान चुकी है और गली गांव में यह शोर है कि नीतीश कुमार मैंडेट चोर है। अब न वो छवि रहा, अब उनका यह भी चरित्र पता चला है कि वह 302 के मुजरिम है। वह सीताराम सिंह के भाई चिल्लाकर न्याय का गुहार कह रहे हैं। ये सब आपको अब पता चल रहा है नवल किशोर साहब, ये सब आपको अब पता चल रहा है। क्रेडिबिलिटी है। आप चाहे इस वक्त नीतीश कुमार को जितना चाहे उतना कोस लीजिए, लेकिन हकीकत तो ये है कि आप उन्हें महागठबंधन का हिस्सा बनाकर अपने साथ नहीं रख पाए। और ये एक बड़ा डेंट है विपक्ष के लिए। इसमें कोई शक आपको भी नहीं होगा। निखिल मंडल साहब जवाब देना चाह रहे हैं। निखिल मंडल साहब, ये जो विपक्षी एकता जिसका जिक्र हो रहा था, उसकी हवा निकाल के रख दी आपके नेता ने। नीतीश कुमार, जिनको मोदी के खिलाफ 2019 का सबसे बड़ा चेहरा माना जा रहा था, उन्होंने ही वही मोदी के अम्ब्रेला के नीचे आ गए। देखिए, सबसे पहली बात कि नवल जी जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं हमें सब कुछ पता था। तो क्या यह मान लिया जाए कि सब कुछ पता था, फिर भी लालू जी अपने पुत्र मोह में या सत्ता के मोह में कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे? ये तो स्पष्ट है। अगर आप एक तरफ कहते हैं मान लिया कि हमें सब कुछ मालूम था, तो जनता के सामने आते। के रूप में शासन किए हैं, या हम नहीं बोल रहे, ये पूरा सच जाहिर है। 17 साल संघ के लोगों ने आपको बोला, पाला और पोसा, ये सब जानते हैं। आपके लिए अडवाणी, मुरलीधर जोशी, कुमार बात रखें, शरद जी आज भी हमारे पार्टी में है। और डेमोक्रेसी की एक खूबसूरती होती है अपनी अपनी बातें रखने की। और हमारे नेशनल कमेटी की एक मीटिंग है, उसमें बाकी आगे जो भी प्रॉब्लम है या कुछ भी चिंता का विषय जो शरद जी ने व्यक्त किया है, उसको लेकर के डिस्कस हो जाएगा। आरजेडी को यादव बार-बार ये कह रहे हैं ना कि मैंडेट जो बिहार का मैंडेट था, उसके साथ धोखा हुआ है कहीं ना कहीं। क्या? बिल्कुल, देखिए बिहार का जो मैंडेट था, वो मैंडेट ये था कि वह महागठबंधन को दूर रखेंगे। सुनने का धैर्य रखें, ये सुनने का धैर्य मंडल से सवाल था, सुनने का धैर्य रखें, कम्युनलिज्म के खिलाफ था। सुनने का धैर्य रखें नवल जी, बिल्कुल सुनने का धैर्य रखें। महागठबंधन कम्युनलिज्म के खिलाफ कहा कि जो
जी बिल्कुल। जो हमने शुरू से ही कहा कि ये जो मैंडेट मिला था महागठबंधन को मिला, इससे हम कहां डिनाई कर रहे हैं, लेकिन साथ ही इसके साथ एक सच्चाई है कि वो विकास के लिए मिला था। यहाँ पे आपके करप्शन करने के लिए नहीं मिला था, आप करप्शन करने लगे, आप तरह तरह को दूर रखने के मिला था, आपने हमारे दूर रखने के लिए मिला था, नकारा। आप जेडीयू को नकार रहे थे, आप लोग लगातार ये कह रहे थे कि हमारा 80 विधायक है, हमारे को जो मन होगा वो करेंगे। महागठबंधन धर्म चलाने का जो एक कॉमन मिनिमम चीज होती है उसे आरजेडी कभी नहीं, ये कभी ये आज आप कह रहे हैं कि जब गठबंधन बना और नीतीश जी को जब नेता माने तो नेता मानने का आपका कार्यशैली को आपको पता था। नीतीश कुमार किस तरह के कार्यशैली के हैं, जीरो टॉलरेंस को मान के आपको चलना चाहिए था। आज आप करप्शन के साथ खड़े हो सकते हैं, हम करप्शन के साथ नहीं खड़े हैं, यही एक सच्चाई है। और उस करप्शन को लेकर के आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हम बिहार में विकास के प्रति सजग हैं और कल भी से आज भी रहेंगे। जीरो टॉलरेंस है। ठीक है, आपका मुद्दा करप्शन है, आप लगातार वही पॉइंट जेडीयू जो है वो उठाने की कोशिश कर रही है। रिफत जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। रिफत, जब ये नीतीश कुमार, वो शख्स, वो नेता जिसे 2019 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा करने की सारी कवायद चल रही थी, जब वो ये कहता है कि भाई 2019 में पीएम मोदी ही रहेंगे और वो अपराजय हैं, उनको कोई हरा ही नहीं सकता, किसी में इतनी कुव्वत नहीं है, तो क्या वो पूरे ऑपोजिशन के मनोबल पर सीधा वार करते हुए नजर आते हैं क्या आपको, कि मनोबल ही तोड़ा जा रहा है? देखिए कि कोई है ही नहीं। नीतीश कुमार के स्पोक्स पर्सन यहाँ पे जो भी कह ले, लेकिन नीतीश कुमार लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं तो बहुत ही ब्लंट, जिस दिन ये फैसला हुआ था मैंने कहा था कि करप्शन का, मुझे नहीं लगता कि वो करप्शन के मामले में इतने भी सीरियस है, कुछ भी सीरियस नहीं है। देखिए, अगर नीतीश करप्शन के मामले में सीरियस होते तो ये चीफ मिनिस्टर थे, इनको, तेजस्वी को, तेज प्रताप को सैक कर देना चाहिए था। सैक करते क्या होता, आरजेडी अपना समर्थन वापस ले लेती, ये हीरो बन जाते। फिर हम कहते हैं कि नहीं, वो करप्शन पे आप वाकई सीरियस हैं। देखिए, मामला कुछ और है। इनको अब ये लग रहा है कि अब ये चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नहीं बन सकते हैं ऑपोजिशन के, और ये एम्बिशियस है ये, तो कम से कम चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को तो यहां सिक्योर किया जाए। देखिए, इन्होंने लेट डाउन तो किया, ये कह रहे हैं विकास पे आए थे। आपने जब लामबंद हुए थे, आपके ट्वीट से मौजूद, जो हमने भी उस दिन रीट्वीट किया है, जो बड़े क्या कहा था कि इतना कम्युनल आदमी है मोदी, कम्युनलिज्म को रोका जाएगा, इसको वोट मत दो। आज वो कम्युनलिज्म विकास में बदल गया, चूंकि आपको सूट करता है। जहां तक 2019 की बात है, देखिए समीर, पॉलिटिक्स में एक हफ्ता बहुत काफी होता है। अभी वाकई जो हालात लग रहे हैं, जो इलेक्टोरल सक्सेस जो मिल रहा है बीजेपी को, उससे तो लगता ही है कि जो मोदी का जो रथ है, जो इंग्लिश में जगरनॉट कहते हैं, उसको रोकना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप अपने माइंड को कास्ट बैक करें 2004 में, वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त भी बीजेपी के आड़े में कुछ मतलब कुछ रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा था, और यही वजह थी कि बीजेपी ने इलेक्शन के डेट को फॉरवर्ड कर दिया था, इतनी कॉन्फिडेंट बीजेपी थी। और वो इंडिया शाइनिंग का जो नारा दिया गया था प्रमोद महाजन के लीडरशिप में, लेकिन क्या हुआ, बहुत ही चौंकाने वाला आया। फिर 2009 में जब हमें लगा कि अब तो इस मरतबा एंटी इनकम्बेंसी होगा, कांग्रेस पार्टी और भी ज्यादा मैंडेट लेकर के आई। देखिए, कांग्रेस को अपने घर को दुरुस्त करना होगा। कांग्रेस की लीडरशिप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उनको ये डिसाइड करना होगा कि राहुल गांधी 9 to 5 लीडर बनेंगे, या राहुल गांधी को हटा करके किसी और को ला करके लाया जाए, या और भी बहुत सारे रास्ते हैं। कांग्रेस का प्रॉब्लम क्या, हम जो यूनिटी की बात करते हैं, यूनिटी तो बात की सेकंड ऑप्शन होता है। सबसे पहला यह है कि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है। आज वो इस हाशिए पे आ गई है कि उसके लीडर को सब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल बना दिया है लोगों ने। अभी शाइना एनसी कह रही थी कि इश्यूज नहीं है, इतने इश्यूज है, मैं आपको गिनाऊंगा प्रोग्राम के आगे में। वहां पे कांग्रेस इसको हाईजैक नहीं कर पाएगी। क्या उन इश्यूज को ठीक तरीके से उठा पा रहा है विपक्ष? सवाल ये भी है। छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा 30 सेकंड्स में, कि मध्य प्रदेश में फार्मर स्ट्राइक पीक पे था। 5 फार्मर्स की पुलिस ने गोली मार के ये कर दी थी। राहुल गांधी पहुंचे एज अ अपोजिशन लीडर, हमें लगा कि अब वाकई मतलब कंसिस्टेंसी आ रही है, पहुंच गए, फोटो ऑप हुआ। उसके बाद क्या होता है, एट इट्स पीक, जब फार्मर स्ट्राइक पीक पे था, ये चले जाते हैं छुट्टियां मनाने। देखिए, ये 9 to 5 जॉब में हम आप होते हैं, हमें भी ये लग्जरी नहीं है। आप चले गए 15 दिन के लिए, ऐसे लीडरशिप थोड़ी ना होती है। ट्विटर आदिल सिंह साहब कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल सिंह साहब, क्या इस सवाल का आप जवाब दे सकते हैं? जब हम ये सवाल करते हैं और आज पूरा देश इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि भाई विपक्ष एक तरफ तो कहता है कि नहीं हम रोक लेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी को तो नहीं बनने दिया जाएगा, तो फिर एक सवाल यह खड़ा होता है कि पीएम नरेंद्र मोदी को 2019 में बनने से रोकेगा कौन?
क्या फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि राहुल गांधी हमारे नेता हैं, वो रोकेंगे? बिल्कुल समीर साहब, राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं और मैं जैसे भाई साहब ने अभी कहा था, मैं कई आपके सामने तथ्य पेश करना चाहता हूं जहां राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया। अगर आप लैंड एक्विजिशन ऑर्डिनेंस का अगर आपको याद करेंगे, 2014 की बात थी जब ये भारतीय जनता पार्टी एक एंटी फार्मर पार्टी है, इन्होंने एक लैंड ऑर्डिनेंस लेके आई थी जहां जो हमारा हिस्टोरिक लॉ था 2013 का, उसको ओवरटर्न करने का इन्होंने प्रयत्न किया था। राहुल गांधी जी ने लड़ाई लड़ी, किसानों की लड़ाई लड़ी और हमने सरकार को मजबूर किया, मैं रिपीट करता हूं, हमने मोदी सरकार को मजबूर किया कि उस ऑर्डिनेंस को वो वापस ले। पहली बात। दूसरी बात, अभी फार्मर क्राइसिस का देख लीजिए, राहुल गांधी जी मंदसौर गए, उन्होंने इस मुहिम को एक चेहरा दिया, इस मुहिम को एक मोमेंटम दिया। लेकिन 2019 में यूपीए की तरफ से प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट राहुल गांधी कितने हॉलिडेज पे गए वो भी बताइए। में आप राहुल गांधी को समीर जी, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी हैं, पूरा विपक्ष राहुल गांधी जी पे पूरा भरोसा करता है, पूरा विश्वास है। आज देश का युवा विश्वास कर रहा है, किसान, दलित, पिछड़े हर वर्ग के लोग राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। और अभी मैं जेडीयू में एक और चीज बताना चाहूंगा, जेडीयू के प्रवक्ता अभी करप्शन की बात कर रहे थे, मुझे उनसे एक सीधा सवाल है कि आपको व्यापम की भाई साहब करप्शन नहीं दिखती? आपको छत्तीसगढ़ में पैनमा गेट की करप्शन नहीं दिखती? आपको पीडीएस स्कैम की करप्शन नहीं दिखती? आपको गिर फॉरेस्ट लैंड स्कैम की करप्शन नहीं दिखती? आपको गुजरात पेट्रो स्कैम की करप्शन नहीं दिखती? सो ये जो जेडीयू है और नीतीश जी हैं, इन्होंने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है, विश्वासघात किया है और बिहार की जनता और देश की जनता इन्हें देख रही है और इन्हें करारा जवाब देगी 2019 में। ठीक है, मैं निखिल मंडल साहब मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन सुनील सिंह साजन साहब समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील सिंह साहब, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जिस बात का जिक्र आदिल सिंह ने किया कि राहुल गांधी उनके नेता हैं और प्राइम मिनिस्टर पद के लिए अगर मुकाबला होता है तो नरेंद्र मोदी के मुकाबले यूपीए की तरफ से राहुल गांधी खड़े हैं और उनका नेतृत्व सबको स्वीकार होगा? आपको स्वीकार है? देखिए, हमारा अभी उनके साथ गठबंधन है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय अखिलेश जी ने कहा कि हम अभी कांग्रेस के साथ हैं। जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी का है, तो मैं इतनी देर से बहुत सावधानी के साथ डिबेट को सुन रहा था। भाजपा की प्रवक्ता ने अपनी बात रखी। देखिए, ये डिबेट हो रही है कि बिहार में आखिर क्या हुआ। बिहार में नीतीश कुमार जी बीजेपी में चले गए, क्या हुआ? ये डिबेट हो चुकी है, यादव को धोखा नहीं दिया। अब ये डिबेट हो रही है कि 2019 में पीएम बनने से नरेंद्र मोदी को रोकेगा कौन? अरे मैं आ रहा हूं, मैं अब्बास जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, अगर इस पे हम आप बात करेंगे तो हमको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा सा पीछे इतिहास में जाएंगे तो दिल्ली की राजनीति में 1.5 साल के अंदर 2 बार केजरीवाल मुख्यमंत्री हो गए। तो अभी से ये कह देना भारतीय राजनीति में कि 2 साल बाद नरेंद्र मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री होंगे, मुझे लगता है कि ये जो पूरे देश की जनता है उसकी भावनाओं के साथ खेलने का ये सवाल है। तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी कह सकता है। यहां 1 महीने में भारतीय राजनीति में परिस्थितियां बदलती हैं। अभी तो 2 साल हैं, अभी तो किसानों के मामले हैं, भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक भ्रष्टाचार, और जो इन्होंने सबसे ज्यादा नोटबंदी में भ्रष्टाचार किया। इनका एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, और राष्ट्रवाद की बात करते कहते हम कभी जात की बात नहीं करते। हमने, आपने, मुझे लगता पूरे देश दुनिया ने सुना होगा कि जब अभी महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव होना था तो भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़े से लेकर के छोटा नेता, उसका कोई ऐसा नेता नहीं था जिसका गला सूख न गया हो। ये कहते कहते चिल्लाते थे कि हम कैंडिडेट दलित ले आए हैं, दलित ले आए हैं, दलित ले आए। फिर आप दलित के घर खाना खाते हैं। सहारनपुर में दलितों के 10-15 गांव उजाड़ देते हैं। फिर आप ओबीसी के घर खाना खाते हैं, कहते हैं हम ओबीसी के लिए काम करेंगे। देखिए, आप भगवान राम नहीं हो गए कि किसी के घर खाना खा लिए तो वो धन्य हो गया, पिछड़ी जात धन्य हो गई, दलित धन्य हो गया। आखिर आपकी सोच क्या है? वो सारी बातें ठीक है सुनील सिंह साहब, है ना, लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। आपने घुमा कर मेरा सवाल तो छोड़ ही दिया।
आप बस ये बताइए कि 2019 में नरेंद्र मोदी का मुकाबला मैं आपके सवाल पे आऊं तो मैं ये कह सकता हूं चेहरा कौन है? जब लड़ाई का चेहरा कौन है अब नीतीश कुमार के बाद? भाई जब लड़ाई भारतीय राजनीति में जब लड़ाई होगी तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये सच है कि कांग्रेस ही खड़ी होगी। कांग्रेस के साथ बाकी लोग खड़े होंगे कि हम कैसे सांप्रदायिक ताकतों को रोक सकते हैं, कैसे झूठ बोलने वाले, जुमले बोलने वाले और झूठे किस्से सुनाने वाले और देश को, समाज को जात के आधार पे, धर्म के आधार पर बंटवारा करने वाले लोगों से हम देश को कैसे बचा सकते हैं। तो यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है तो कांग्रेस भी एक बड़ी पार्टी, तो कांग्रेस को सामने आना पड़ेगा उसके लिए, लड़ने के लिए। और बाकी जो सोशलिस्ट ताकतें हैं, जो लोग चाहते हैं कि देश में शांति बने रहे, वो कांग्रेस के साथ खड़ी होंगी। शायना जी, बीजेपी ये कह रही है कि भाई कांग्रेस मुक्त भारत करना है, पीएम मोदी ने आह्वान कर दिया है। आपकी पार्टी लगातार ये कहती है, लेकिन क्या कांग्रेस मुक्त भारत ऐसा ही होगा कि कांग्रेस युक्त बीजेपी हो जाएगी? अब गुजरात में भी आपकी पार्टी पर यह आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी की 15-15 करोड़ में विधायकों को खरीदा जा रहा है। देखिए, गुजरात से निकालकर उनको कर्नाटक के बेंगलोर के रिजॉर्ट में अपने विधायकों को रखना पड़ रहा है। हो क्या रहा है? इनसे पूछिए। मैं आपको उल्टा पूछना चाहती हूँ, क्या जब आपके प्रदेश में बाढ़ आई है तब आपको एक हॉलिडे रिजुविनेशन ट्रिप के लिए बेंगलोर जाना ज्यादा महत्वपूर्ण है या जनता के लिए काम करना आपके प्रदेश में? यही मिसप्लेस प्रायोरिटी नहीं, वो तो आप लोगों की वजह से भागना पड़ा ना कांग्रेस के विधायकों को। गर्व से आप लोग तोड़ रहे थे पूरी पार्टी को कोई हॉर्स ट्रेडिंग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास पूरे नेतृत्व के साथ एक राजनीतिक इच्छा शक्ति है और वो है जनता के लिए काम करना। राहुल गांधी के प्रति जितना आपको टिप्पणी करना है कीजिए, क्योंकि जब तक वो जीवित है, जब तक वो सक्रिय राजनीति में अपने हॉलिडे नॉन हॉलिडे पीरियड को वो फिगर आउट करते हैं, तब तक तो इलेक्शन आके जाएगा भी। वो मिसप्लेस प्रायोरिटी की जो मैं बात कर रही हूं, उसका मतलब है कि राजनीति कोई पार्ट टाइम प्रोफेशन नहीं है। राजनीति में आपको आपके मन से समाज के लिए काम करना है, जो हमारे नेतृत्व करते आ रहे हैं। और इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत जरूर होगा, क्योंकि 60 साल में हमने सिर्फ परिवारवाद और एक ही परिवार का नाम देखा है। और आज भी आपके प्रवक्ता यहाँ राहुल गांधी को छोड़ के कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। तो छोड़िए, प्रजातंत्र लोकतंत्र की खूबी है कि एक चाय वाले के दुकान से काम करते करते प्रधानमंत्री बन सकते हैं, या कोई जो पोस्टर लगा के अध्यक्ष बन सकते हैं, या राजनीतिक रूप से अपनी सफलता जनता के प्रति दिखा के वोटों के निमित्त जीत के आ सकते हैं प्रदेश बाय प्रदेश। और ये आपने बिहार में देखा। आदिल सिंह साहब जवाब देना चाह रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। हम मानते हैं आदिल सिंह साहब जवाब दीजिए इस बात का। विपक्ष की आवश्यकता है। ये पार्ट टाइम पॉलिटिक्स हो रही है कांग्रेस पार्टी की, और अब तो आपके ऊपर आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि भाई लालू यादव भ्रष्टाचार का चेहरा, और लालू यादव के साथ खड़ा कौन? कांग्रेस पार्टी। देखिए, भ्रष्टाचार की अगर बात की जाए तो मैं व्यापम स्कैम की बात करना चाहता हूं, जहां 50 से ज्यादा विटनेसेस की हत्या की गई है। नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी उस पर क्या कह रही है? मोदी जी का ही नारा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो बताइए मोदी जी, व्यापम में क्या चल रहा है? बताइए, आपके छत्तीसगढ़ के मंत्री फॉरेस्ट लैंड को ग्रैब कर रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? और भारतीय जनता पार्टी की जो ये राजनीति खेल रहे हैं, ये डिफेक्शंस की राजनीति और ये बिग पॉलिटिक्स, इसका मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले हैं। मैडम प्लीज सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले हैं उत्तराखंड और अरुणाचल में, जहां कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, गोवा और मणिपुर में देख लीजिए क्या किया। एमएलए की अपहरण किया गया। सरकार बनाने के लिए बीजेपी की राजनीति को नकारा गया था वहां के वोटरों ने। इन्होंने भ्रष्टाचार का अपनाया, एमएलए को अपहरण किया और फिर इन्होंने सरकार बनाई। इनके जो गवर्नर हैं, ये बीजेपी के एजेंट बैठे हैं, वो जान के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को पहला निमंत्रण नहीं देते, वो जान के बीजेपी को आमंत्रण देते हैं। और मैं लेकिन देखिए, कोर्ट ने खारिज कर दिया ना, हाई कोर्ट ने भी तो खारिज कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के भी तो 2 फैसले थे। आप उत्तराखंड का देखिए, आप अरुणाचल का देखिए। ठीक है, नवल किशोर साहब, हमें भारतीय जनता पार्टी से कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं,
हम गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हर वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी देश को तोड़ने की राजनीति कर रही है, धर्म के नाम को लोगों नवल किशोर साहब, लेकिन हमारे देश के लिए बीजेपी पर, एक मिनट, नवल किशोर साहब, जब आप लोग बीजेपी पर ये आरोप लगाते हैं कि भाई हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की है, जैसे कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि 15-15 करोड़ में विधायकों को खरीदा जा रहा है, तो बिकेगा तो वो ना, खरीदा तो उससे जा सकेगा जो बिकने को तैयार हो, तो कहीं ना कहीं अपने गिरेबान में भी झांक कर देखने की जरूरत है क्या? नहीं, देखिए समीर अब्बास जी, इनके पास खरीदने के बहुत सारे तरीके हैं। नया हॉर्स ट्रेडिंग का फॉर्मूला इन्होंने अपनाया है और यही कारण है कि इनको मालूम है कि मैंडेट के आधार पे भारत में वो दोबारा नहीं आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने कई सारे हथकंडे अपना के और मैंडेट को मैनेज करना सीखा है। एक मैनेजमेंट का जो नमूना है उन्होंने बिहार में पेश किया है। तो ये नहीं कहा जा सकता है केवल हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो सारे एजेंसियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। और जहां तक परिवारवाद पे मैडम भाषण दे रही थी, उनसे पूछे, कल्याण सिंह गवर्नर हैं, उनके बेटा एमपी हैं और जो पोता है वो मिनिस्टर हैं, वो उनसे पूछिए कि जो वसुंधरा राजे हैं उनके बेटा का क्या कनेक्शन है। उनसे पूछे कि ऐसे 50 लोग हैं बीजेपी में जिनके बेटा और बच्चे परिवार में है, वैसे 33 पार्टियों का जो एनडीए बनाया है उसमें रामविलास पासवान जिनका भाई चुनाव भी नहीं जीता है, उनको पूछे किस आधार पर उनको मंत्री बनाया है। शिरोमणि अकाली दल के साथ है, वो शिवसेना के साथ है, कौन से परिवारवाद की बात करते हैं? परिवारवाद आपके यहाँ सबसे खतरनाक जो है वो संघ परिवार है, जो कि पूरे देश को संविधान समाप्त करके संघ के विधान के हिसाब से चलाना चाहती है और वही तरीका है कि विपक्ष के स्वर को दबाने का और कुचलने का काम कर रही है। जहां तक 2019 है, इस देश में बहुत सारे मास लीडर हैं जो इस सरकार के खिलाफ हैं। लालू जी हैं, ममता जी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं और उधर अखिलेश जी हैं, मायावती हैं। ये चारों तरफ से जब मास लीडर मिलेंगे तो ये नरेंद्र मोदी का जितना भी हवा क्रिएट किया गया है वो हवा में उड़ जाएगा। और इस तरह के राजनीति को समाप्त करने के लिए जिन्होंने आज तक धरती पे कोई काम नहीं किया है, केवल फेंकने का काम किया है, केवल हवा मारने का काम किया है, वही काम जो नीतीश कुमार करते रहे बिहार में। महागठबंधन के मुखिया होने के बावजूद भी उन्होंने सारे कार्यों का श्रेय मुख्यमंत्री के नाम से लेते रहे हैं और यह उनकी राजनीतिक बेईमानी पूरी तरह से हम लोग 1.5 साल से टॉलरेट कर रहे थे, यह मान के, क्योंकि महागठबंधन जो मैंडेट था वह गरीबों का था, पिछड़ों का था, अकलियतों का था और सारे वंचित और उपेक्षित समाज का था, इसलिए हम उनको टॉलरेट करते रह रहे थे। लेकिन इनको बीजेपी में जाना था, तेजस्वी एक बहाना था। इनकी यात्रा जो हुई है हे राम से श्री राम तक, ये कभी इनको माफ नहीं करेगा बिहार की जनता और देश में इनका कोई छोटे में ब्रेक लेना है मुझे। आज अगर ये लेकिन क्या बिहार में जो कुछ हुआ और महागठबंधन का जिस तरीके से अंत हुआ 2019 का, कि इसे एक माना जाए कि झलक मिल रही है कि आगे क्या होने वाला है, या फिर अभी जल्दबाजी आप मान रहे हैं? नहीं, इसमें डिपेंड करता है। जो नवल ने और अपने कांग्रेस के साथी ने जितने भी करप्शन के इंसिडेंट्स गिनाए, करप्शन के इंसिडेंट गिनाए तो वो सचमुच में करप्शन है। इसके अलावा भी बहुत सारे करप्शन हुए हैं, लेकिन इस पे टीवी स्टूडियो में आकर के लंबी लंबी तकरीर करने से सरकार नहीं गिरती है। आप कितनी बार सड़कों पर उतरे, 250 लोग मर गए डिमोनेटाइजेशन में, कितने लाख लोगों को लेकर के आप सड़कों पर उतरे। पेट्रोलियम प्राइसेस हिस्टोरिक लो है इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन यहाँ पे हिस्टोरिक हाई है। आप कितनी बार सड़कों पे उतरे? आपको याद है कि यही मौका होता था तो बीजेपी वाले कैसे वो गैस लेकर के और चूल्हे लेकर के सड़कों पे बैठ जाते थे। चाइना एनसी बताएंगे इनके सीनियर लीडर्स जो अभी कैबिनेट मिनिस्टर है बैठ जाते थे। आज कहां है कांग्रेस के सीनियर लीडर्स? आप बताइए कि सलमान खुर्शीद को कभी आपने देखा है? आप देखे कपिल सिब्बल को कभी आपने देखा है? सब अब ऐसे आप सरकार को नहीं गिराते हैं, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और उसमें जब नीतीश कुमार ये बात करते हैं कि सिर्फ मोदी विरोध के नाम पर आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं, एजेंडा तो लाइए, कोई चेहरा तो लाइए, एजेंडा लेस है विपक्ष, तो फिर वो बात बुरी भी लग जाती है। नैरेटिव आप डिसाइड करें। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर। 2019 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकेगा कौन, इसी सवाल के साथ लौटते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन होते हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो नीतीश कुमार का ये जो बयान है कि नरेंद्र मोदी को पीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता, उसी पर हमारी डिबेट चल रही। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। निखिल मंडल साहब जेडीयू से मौजूद हैं। निखिल मंडल साहब, मुझे यह बताइए कि नीतीश कुमार की बात पर देश भरोसा कैसे करे, क्योंकि ये वही नीतीश कुमार हैं। 2002 में गुजरात में दंगे होते हैं, 2003 में नीतीश कुमार कहते हैं कि नरेंद्र मोदी देश की जरूरत है, 2014 में
वो नरेंद्र मोदी के नाम पर ही अलग हो जाते हैं, उनका विरोध करते हैं, उनको समाज के लिए खतरनाक बताते हैं। फिर 2014 में जो मोदी लहर थी उसको ब्लोअर की हवा करार देते हैं, और अब वो कह रहे हैं कि 2019 में मोदी की टक्कर में कोई है ही नहीं, अपराजय हैं वो। कैसे भरोसा करे देश? एक दिन की बात नहीं है। आपने ये देखा होगा समीर भाई कि जब हम विपक्ष में भी थे तो जो कई कार्य, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो, जीएसटी हो, या सर्जिकल स्ट्राइक हो, या कोविंद जी, कई ऐसे मौके आए जब हमें लगा कि भाई ये काम अच्छे कर रहे हैं, तो हमने साथ भी दिया। कोई और ये भी मैं बता दूं कि बिहार राज्य सरकार की जो काम थी, पीएमओ ने ही रिपोर्ट किया कि आप बिजली विभाग में अच्छा काम कर रहे हैं, ग्रामीण सड़क में काम अच्छा कर रहे हैं। तो जो काम अच्छा कर रहा है उसके आप सिर्फ इसलिए क्योंकि आप विपक्ष में हैं तो सिर्फ इसलिए बुराई करें, तो मुझे लगता है ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। तो काम के आधार पर हमने देखा कि लगातार, ठीक है, जो चुनाव के दरमियान कुछ बातें आई थी और उस चुनाव के दरमियान हमने भी कुछ बातें कही, बीजेपी ने भी बातें कही, लेकिन जब हमने जज किया कि जो काम जो कहना था, जो उसके अलावा इनका जो काम का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा उसमें हमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं रहा, तभी तो हम विपक्ष में रहते हुए भी कई दफे हमने साथ दिया। तो वो देखिए, बाकी मुद्दा ये है कि ये बिहार के कॉन्टेक्स्ट में जो ये गठबंधन हुआ उसको देखना और समझने की जरूरत है कि हमने जो ये मैंडेट लिया था ये विकास को लेकर के किया था, जो नीतीश जी की कार्यशैली है उसको लेकर किया था, और ये मैंडेट सिर्फ और सिर्फ नीतीश जी के चेहरे पे मिला था। और नीतीश जी का चेहरा सिर्फ जीरो टॉलरेंस और करप्शन फ्री जो एक पॉलिसी है उनके तहत मिला था। लेकिन इस मैंडेट का कहीं ना कहीं सिर्फ इज्जत सिर्फ हम करें ऐसा नहीं होता। मतलब सांप्रदायिकता का जो मुद्दा आप लोग उठाते थे वो फिजूल का मुद्दा था, इसको ऐसे देखा जाए, या फिर ऐसे देखा जाए कि सांप्रदायिकता का मुद्दा जो है वो आपके लिए छोटा है और करप्शन का मुद्दा बड़ा है? कैसे देखें हम, आप ही बता दीजिए। नहीं, देखिए, छोटा और बड़ा का यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। मैंने क्या बोला कि अभी जो तात्कालिक स्थिति पैदा हुई यहाँ पे, उस स्थिति में जो ये अभी नवल जी कह रहे थे कि बीजेपी ने तोड़ा, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि यहाँ बीजेपी ने नहीं तोड़ा, आरजेडी ने तोड़ा ये गठबंधन। और जो जब नीतीश जी ने इस्तीफा दिया उसके बाद ट्वीट आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, तो फिर हमें बीजेपी से सहयोग मिला। नवल किशोर साहब वो कह रहे हैं आरजेडी ने तोड़ा, जिम्मेदार आप हैं। आरजेडी ने तोड़ा, आप लोगों ने ये बोला कि 80 विधायक है, हमें जो मर्जी होगा वो करूंगा। 80 विधायक का घमंड, वो भी हमारे बदौलत 22 से 80 लाया हमने, कांग्रेस को जिंदा किया बिहार में हमने। ठीक है, निखिल मंडल साहब आपने अपनी बात कह ली, आपने अपनी बात कह दी। नवल किशोर साहब इसका जवाब दीजिए। नवल किशोर साहब, हमने कहा आरजेडी जिम्मेदार है क्या? पुत्र मोह की वजह से गठबंधन टूट गया। हमने ये कहा कि अगर नहीं, देखिए नहीं, सबसे पहले तो इनको बता दिया जाए कि वो उन्होंने बोला कि अंतरात्मा की आवाज सुनकर वो इस्तीफा देने जा रहे हैं, तो क्या परमात्मा की आवाज सुन के बीजेपी के गोद में चले गए और 33 मिनट में सरकार बना लिए? ये उनको जवाब देना पड़ेगा। जहां हमने बोला था कि अगर आपको नहीं रहना है, अंतरात्मा की आवाज सुनना जवाब आपको देना होगा कि मॉल कहां से बनाया, जवाब आपको देना होगा कि दर्जनों घर कहां से लाए, जवाब आपको देना होगा कि जमींदार कैसे बन गए, जवाब होगा जिसको जवाब देते शर्म है कि उन्होंने इतना भी जरूरी नहीं समझा कि 178 से पूछा कि मैं क्या करूं। ये कभी उन्होंने नहीं किया, ये कभी उन्होंने नहीं किया। सबसे पूछा, विधायक दल की बैठक हुई, उसमें तय किया गया, आपसे जाके पूछने की जरूरत नहीं थी, अपने विधायकों से पूछा गया, बीजेपी के विधायकों से पूछा गया। एकदम ठीक है, यही तो गलतफहमी है। इसी गलतफहमी के शिकार नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार को लगता है कि वो विपक्ष से चले गए तो विपक्ष में कोई दम नहीं है। ये उनकी गलत भावना है, गलत धारणा है कि विपक्ष से नीतीश कुमार चले गए, जो वास्तव में कभी सही जमा करने का दम है, मुकाबला नहीं हो सकता। ये उनकी गलतफहमी है और एक भक्त के रूप में अपना चरित्र पेश कर रहे हैं। उनका कोई ठीक है। सुनील सिंह साजन हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी से। सुनील सिंह साहब, आप ये देखिए कि आज की तारीख में अगर आप बीजेपी को देखें तो पार्टी तो लगातार ग्रो कर रही है। आज 13 राज्यों में उसकी अपनी सरकार है, 5 राज्यों में दूसरों के साथ मिलकर नहीं, यानी टोटल 18 राज्यों में। और अब अगर हम तमिलनाडु को भी शामिल कर लेते हैं तो एक आंकड़ा है हमारे पास, वो बताता है कि करीब 74% आबादी पर एक तरह से एनडीए का शासन हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति क्यों है? क्यों नहीं दूसरी पार्टियां अपनी मौजूदगी दर्ज करा पा रही? क्यों दूसरी पार्टियों की इतनी बदतर हालत है? इसका तो जवाब ढूंढना पड़ेगा आप ही लोगों को। देखिए, एक तो कुछ राज्यों
कुछ राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी को जनता ने बिठाया है, और कुछ राज्य ऐसे हैं, मणिपुर, गोवा, बिहार, कई ऐसे राज्य हैं जहां ने जनता ने उनके खिलाफ मतदान किया, उनके खिलाफ जनादेश दिया। लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद जिस तरीके से पूरे देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार कर रही है, उसको लग रहा है, मैं एक बात हमेशा कहता हूं, आपके भी चैनल में कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी बात राम की करती है, लेकिन उसको घमंड रावण का हो गया। तो आप सब थे, तो अगर घमंड रावण का हुआ है तो हस्र भी रावण का होगा। और देश की गद्दी पर कौन बैठेगा, ये देश की जनता तय करेगी। नीतीश कुमार जी कहीं चले जाएं, कोई दूसरा आदमी बयान दे दे, अरे चुप रहिए, अरे चुप रहिए भाई, उनको समझा दीजिए। अरे आप चुप रहिए पहले, आप पहले सुनिए। शायना जी सुन तो लीजिए क्या कह रहे हो, सुनने की आदत डालिए। विपक्ष की आवाज देखिए वैसे ही कमजोर है, आप बोलने भी नहीं देंगे, आप तो कैसे चलेगा। ये जो घमंड आ गया ना, ये नहीं, ये जो घमंड आ गया ना भारतीय जनता पार्टी को, ये घमंड ही भारतीय जनता पार्टी को गड्ढे में ले जाएगा। और एक वक्त आएगा कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस खत्म हो जाएगी। आरएसएस का जो सपना है ना, देश तोड़ने का, समाज तोड़ने का, जात में जाकर के जात तोड़ने का, ये आरएसएस वाले 1947 से अब तक जो सपना देख रहे हैं ना देश को तोड़ने का, ये आरएसएस का सपना कभी पूरा नहीं होगा। आरएसएस के लोग गुमराह करके, ठीक है, जनता ने, आपने कहा कि हम 15 लाख रुपए देंगे, आपने कहा हम सीमाओं को सुरक्षित रखेंगे, आपने कहा कि 1 साल में हम 2 लाख रोजगार देंगे। तो आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठी हैं, क्या ये बताएंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 1 साल के अंदर 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। ठीक है, आदिल सिंह साहब रिएक्ट करना चाह रहे हैं। आदिल सिंह साहब, 15 लाख रुपए ये हालत क्यों है विपक्ष की, क्या वजह क्या आपको नजर आती है? अब ये तमिलनाडु वाली बात देखिए, एआईएडीएमके के जो दोनों फैक्शंस हैं वो कह रहे हैं कि हम एनडीए के बैनर तले आ जाएंगे। तो आप इसका मतलब समझते हैं, टोटल 50 सांसद हैं आज की डेट में, और अगर वो भी एनडीए के साथ खड़े हो जाते हैं तो विपक्ष कहां नजर आएगा, यूपीए कहां नजर आएगा? समीर साहब, मैं आपके सामने तथ्य पेश करना चाहता हूं। 2014 के बाद मैं आपको बताता हूं भारतीय जनता पार्टी कौन से स्टेट्स में बुरी तरह हार रही है। आप वेस्ट बंगाल ले लीजिए, आप केरला ले लीजिए, आप पंजाब ले लीजिए, आप दिल्ली ले लीजिए, आप बिहार ले लीजिए, गोवा, मणिपुर में भी उन्होंने तोड़ मड़ोड़ के सरकार बनाई है। सो ये जानना बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी सिवाय हरियाणा 2014 के बाद हरियाणा के जो आपने कहा तोड़ मड़ोड़ के आपने सरकार बनाने क्यों दी? नहीं, देखिए, ये कहीं ना कहीं आपकी गलती है। आपको अपने अंदर देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज सीबीआई के बल पर, पुलिस के बल पर देश का कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान के प्रिंसिपल्स को तोड़ रही है, उनको सबवर्ट कर रही है। ये है हकीकत हिंदुस्तान की, ये हकीकत को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और मैं आपको और बताना चाहूंगा, तमिलनाडु में भी देख लीजिए, तोड़ मरोड़ के, डरा के, सीबीआई के धमका के ये सरकार बना रही है। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद हर इलेक्शन जीती है, ये सही नहीं है और ये गलत तरीके से इसे पेश किया जा रहा है। ये सारा जो मोदी जी 2019 का प्रधानमंत्री ऑलरेडी इन्होंने जोशी बन के उन्हें जितवा दिया है, ये एक प्रचार का माध्यम है। भारतीय जनता पार्टी एडवर्टाइजमेंट और प्रचार में पीएचडी है, ये मैं मानता हूँ। एडवर्टाइजमेंट, जुमले और प्रचार करने में ये पीएचडी है, पर जमीन में इनका कोई काम नहीं है। आज इनको जवाब देना चाहिए देश को कि नौकरी, रोजगार के साधन के बारे में शायना जी बताइए, किसानों के बारे में बताइए, ये कितनी जबरदस्त मार्केटिंग आप कर रही है, कि उस मार्केटिंग के बूते 74% हिंदुस्तान पर कब्जा करने जा रही है। शायना जी, आप पहले उनको बोलिए घर जाके एक मैप देखें कि कितने प्रदेश हैं देश में और कितने प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, वो तो बता दिया मैंने, बचे हैं कांग्रेस के। रीजनल पार्टी का स्टेटस उनका रहा ना अगले 2 साल में, तो बहुत बड़ी बात होगी। और जिस ढंग से उनके मणिपुर में तो मैडम आपने एक एमएलए को अपहरण कर लिया था अपनी पार्टी ने, मणिपुर में तो एक एमएलए का अपहरण किया गया था। कहना चाहती हूँ, आप उस पर जवाब दीजिए। 15-15 करोड़ रुपए की ऑफर्स दी जा रही हैं गुजरात में, उस पर जवाब दीजिए आप। सीबीआई की धमकियां दी जा रही है, पुलिस अफसरों को एमएलए के घर भेजे जा रहे हैं, ठीक है, इसका जवाब दीजिए। शायना जी, ज्ञान न दे भ्रष्टाचार के बारे में तो बेहतर होगा, क्योंकि उनकी लूट की राजनीति ने के बारे में बताइए। एक मिनट ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के बारे में बताइए। एक मिनट, पैनामा गेट के बारे में बताइए। शायना जी सीधा आरोप तो लगा रहे हैं
कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता वो कह रहे हैं कि 15-15 करोड़ में आप गुजरात में खरीद रहे हैं उनके विधायकों को। और अगर वो कहते हैं कि अगर आप जवाब ले लीजिए तो हम आपके पीछे सीबीआई भेजेंगे। जी जवाब पुलिस अफसरों को भेजा जा रहा है। जवाब ले लीजिए। शायना जी डराया जा रहा है, डराया जा रहा है। हम सिर्फ जनता के लिए काम कर रहे हैं। समीर जी, हाँ समीर जी, बेबुनियादी आरोप लगाना बचपना होता है। हम सिर्फ लगातार गुजरात की जनता के लिए काम करते आ रहे हैं और बाढ़ की परिस्थिति में हम हमारा जिम्मेदारी समझते हैं। ये पूरा बैंड बैंजो के साथ वहां रिलैक्सेशन कर रहे हैं कोई स्पा में और फिर बोलते हैं हमें बड़ी बड़ी बातें। हमें कोई हॉर्स ट्रेडिंग करने की आवश्यकता नहीं है। जिस पार्टी की नैया डूब चुकी है, 2 जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की। समीर साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा और मैडम को भी बताना चाहूंगा, उत्तराखंड और अरुणाचल के मामले में हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट की 2 जजमेंट्स हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया गया था, एक लेजिटिमेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट को कैसे गिराने का षड्यंत्र रचा गया था। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजमेंट्स हैं। ठीक है रिफत, क्या लगता है ये गलत तरीके से कब्जा किया जा रहा है क्या? जो आरोप पूरा का पूरा विपक्ष लगा रहा है, कांग्रेस पार्टी लगा रही है कि हर जगह हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है। अगर आप ये आरोप लगाते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता, तो फिर आपसे भी तो सवाल पूछा जाएगा कि आपके विधायक जो हैं वो बिकने के लिए तैयार क्यों हैं? ये भी तो एक सवाल है। बिल्कुल, दोनों चीजें हैं। ये जो विधायकों पे मतलब जो किया जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है, ये भी जग जाहिर है। लेकिन जो सबसे अहम बात यह है कि आपकी आइडियोलॉजी की फाउंडेशन इतनी कमजोर क्यों है कि जो आपके विधायक हैं, इलेक्शन आता है और वो दूसरे पाले में चले जाते हैं। ज्यादा दूर क्यों देखने की जरूरत है? आपको याद है हरियाणा में कुछ दिनों पहले राज्यसभा का इलेक्शन हुआ था और वहां पे जाकर के बिकना तो दूर की बात है, वहां पे आपके बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लोगों ने जाकर के वो गलत इंक से जाकर के वोट दे दिया था ताकि एक चैनल के जो मालिक थे वो इलेक्शन जीत जाए वहां पे। और जिनमें जो गलती करने वालों में आपके कम्युनिकेशन सेल के हेड थे वहां पे, ये तो बिल्कुल रिकॉर्डेड ये है। मैं खत्म कर दूं, एक पेन बदला गया था भारतीय जनता पार्टी के कहे पे बदला गया था। ऐसे मत कीजिए मेरे साथ। इलेक्टोरल स्टाफ ने एक शरारत की थी, उसके कारण मेरे साथ ऐसे मत कीजिए। अगर मैं हेकलिंग पे आऊंगा तो फिर आप नहीं बोल पाएंगे ना, गलत तरीका। मैं आप जब नहीं, आप अपने वक्त का इंतजार कीजिए, थोड़ा मेहनत सीख लीजिए, अपने वक्त का इंतजार कीजिए, ऐसे मत कीजिएगा मेरे साथ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तो दोनों चीजें हैं। और दूसरी बात यह है कि जो बीजेपी, अब आप बार बार बीजेपी को जो ब्लेम करते हैं, मेरा यह कहना है कि बीजेपी जहां जहां अपने उसूलों से समझौते करके सरकार बनाई है वहां ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही है। आप कश्मीर में देखिए कि पीडीपी के साथ इन्होंने सरकार बनाई, क्या हुआ? आज कश्मीर में जो हालत है, पिछले 30 साल में ऐसी हालत नहीं थी और इसका खमियाजा बीजेपी को भी भुगतना पड़ेगा और पीडीपी को भी करना पड़ेगा। बिहार में भी यही होने वाला है। ये देख लीजिए, ऐसा नहीं कि बहुत सब कुछ ठीक है और लंबी लंबी डिंगे हाँक करके नीतीश कुमार वहां पे बहुत कुछ तीर मार लेंगे। वहां पे भी वक्त आने दीजिए। अगर इतने कॉन्फिडेंट ये होते तो बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों अभी मिड टर्म इलेक्शन बुला करके फ्रेश मैंडेट ले लेते, लेकिन इनको डर है कि वो हार जाएंगे वहां पे। तो वो मेरा कहना यह है कि ऑपोजिशन के लिए जितने इश्यूज आज बीजेपी ने दिए हैं, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन का हो, सीएजी, अभी शायना कह रही थी कि सीएजी ने 2G स्पेक्ट्रम का घोटाले का जिक्र किया था, कोल स्कैम का, ये सब सीएजी ने किया था। सीएजी ने एक हफ्ता पहले रेलवे में स्कैम का घोटाला किया है। आपने देखा किसी भी अपोजिशन ने स्ट्रीट पे आकर के इसको इशू बनाया है? राज्यसभा का सेशन चल रहा है, किसी ने भी राज्यसभा में इसको इशू बनाया है? आप यहाँ पे डींगे हाँक रहे हैं कि हमने ये कर लिया वो कर लिया। इशू तो आपके पास है। उसी सीएजी के बुनियाद पे तो आज तक आपको बदनाम कर दिया बीजेपी ने कि आप करप्ट पार्टी हैं। वही सीएजी आज वो फाइंडिंग कर रही है, आप उसको क्यों नहीं इनकैश कर रहे हैं? तो मेरा कहना है कि बजाय इसके क्या ब्लेम करें मोदी को बीजेपी को, निखिल मंडल साहब आप ये बात मानेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार इस इशू को पहले उठा चुके हैं जब वो यूपीए के साथ थे कि एजेंडा लेस होता जा रहा है विपक्ष, आप एजेंडा लाइए। ये आप मानेंगे आज की तारीख में भी कि ये दुख था उनका कि तमाम मुद्दे जो एनडीए सरकार के खिलाफ हैं, मोदी सरकार के खिलाफ हैं, उन्हें ठीक तरीके से नहीं उठाया जा रहा है। आज भले ही उन मुद्दों का आप जिक्र ना करना चाहें क्योंकि अब आप इधर आ गए। नहीं, देखिए उस मुद्दे की बात नहीं है। आप अगर विपक्ष में हैं, कोई भी व्यक्ति या कोई भी पार्टी अगर विपक्ष में है तो एजेंडे के आधारित अगर बात की जाए तभी वो जनता तक भी पहुंचेगा और आपका कुछ आगे स्कोप भी बनता है। नहीं, देखिए आप लंबी सांस लीजिए और लोम विलोम कीजिए। आरजेडी वाले लोग, आपका सत्ता का जाने का डर साफ दिख रहा है। बोलने दीजिए, मैं आपके समय नहीं बोल रहा था। हाँ सुनिए,
और दूसरी बात जो देखिए लगातार जो आरोप यही देखिए आरजेडी वाले, अरे थोड़ा शांति रहिए किशोर साहब, थोड़ा किशोर साहब, इसके बाद में आऊंगा आपके पास। मोदी हद हो गई। अरे सीए के पास जाके बैठिए और पता कीजिए कि कितने कितने प्रॉपर्टी कहाँ पे है। हमें ज्ञान मत दीजिए, जाके पता कीजिए कि 750 करोड़ का मॉल कहाँ है। मुझे मत समझाइए, जाके पता कीजिए कि लालू जी जमींदार कैसे बन गए। जाके पता कीजिए कि तेजस्वी जी को दिल्ली में घर कैसे है। मुझे ये सब मत बताइए, शांति से धैर्य से सुनिए, मुझे मत समझाइए इन सब चीजों को। सुन लीजिए, मूर्ति बने हैं, करप्शन के मूर्ति बने हैं, उसको स्पष्ट मानिए। अरे आप तो नवल जी पढ़े लिखे आदमी है, नवल जी आप तो पढ़े लिखे आदमी है, आप कैसे करप्शन के साथ हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रवक्ता होने के नाते अपनी आत्मा का आवाज सुनिए और करप्शन के अगेंस्ट बोलिए। क्या आप पढ़े लिखे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेक्चरर होकर के आप करप्शन के साथ खड़े हैं? अरे आप मुझे मत समझाइए, आप लोग तो घमंड में चूर रहे हैं। 80 विधायकों का घमंड था, वो 80 विधायक जो नीतीश जी के बदौलत बना। आपको तो कहने को कुछ नहीं है, इस तरह से गाल बजाने से कुछ नहीं होगा, गाल बजाने से कुछ नहीं होगा। एजेंडा से नवल किशोर साहब, चलिए ये बता दीजिए कि जो बात लालू यादव कह रहे थे कि महागठबंधन तो हार गया लेकिन तेजस्वी जीत गए, इसका क्या मतलब था? आपको मालूम था कि आप दोबारा नहीं आ सकते हैं? आप पढ़े लिखे आदमी, नवल किशोर साहब सवाल तो सुन लीजिए। इसका मतलब ये था कि ऑनलाइन का जमाना है, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और इसका मतलब देख लीजिए, हाईकोर्ट के मैं समझ रहा हूँ कि आप दोनों के रिश्तों में, आप दोनों पार्टियों के रिश्तों में बड़ी जबरदस्त खटास आ चुकी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है 120 का कि आप सारी बातें, सारे आरोप इसी डिबेट में लगाएं एक दूसरे पर। उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? इस्तीफा क्यों नहीं मांगा उसने? नहीं, इस्तीफा उन्होंने क्यों नहीं मांगा? करप्शन था तो उन्होंने बोला क्यों नहीं? अरे रटे रटाए। अरे नवल किशोर साहब, इस बात का जवाब दे दीजिए, सवाल रह जाएगा। और उस पे बात कीजिए। महागठबंधन हार गया लेकिन तेजस्वी जीत गए, इसका क्या मतलब है? क्या चीज है बता? तेजस्वी इसलिए जीत गए कि महागठबंधन को छुड़ा भोकर डकैती करके मैंडेट चुराकर नीतीश कुमार उसी के पाले में चले गए जिसके खिलाफ वो चुनाव लड़े थे, जिसके खिलाफ में बिहार की जनता ने मत दिया था, जिसके खिलाफ में बिहार की जनता आज भी आक्रोशित है। और यह उनको हिम्मत नहीं है कि वो जनता के साथ ये बात जाकर कह सके। वो 2019 में लगता है कौन चेहरा ऐसा है विपक्ष के पास जो मुकाबला कर पाए नरेंद्र मोदी का? देखिए अभी तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन यह है कि अगर ये सिर्फ कम्युनलिज्म को इश्यू बनाकर 2019 लड़ना चाह रहे हैं तो मतलब नीतीश कुमार की बात में सच्चाई है कि आप नहीं हरा पाएंगे। क्योंकि कम्युनलिज्म पे सिवाय लालू यादव के और ममता बनर्जी के और केजरीवाल के आई डोंट थिंक कोई कंसिस्टेंट रहा है। ये हमारे समाजवादी पार्टी के दोस्त यहाँ पे हैं, इन्हीं की सरकार जो है दादरी के अखलाक के हत्यारे को 25 लाख रुपए का वो मुआवजा दे रही थी। इन्हीं की सरकार में मुजफ्फरनगर हुआ था और बहुत सारे कांग्रेस का भी अपना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। देखिए आपको, आपके पास इशू तो बीजेपी दे रही है, उसको आप ग्रैब कीजिए, फिर आप यूनिटी लाइए और कम्युनलिज्म का हवा खड़ा मत कीजिए। कोर इश्यूज को आप जाइए जो अवाम को, पूरी अवाम को अफेक्ट करती है, वो अगर आप उसी पे अगर आप फोकस करेंगे तो कॉर्नर करना बीजेपी सरकार को कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। अभी भी आपके पास 2 साल है और कब, मैं जैसा मैंने कहा कि पॉलिटिक्स में तो 1 हफ्ता बड़ा होता है, आपके पास तो 2 साल है यहाँ पे। बिल्कुल 2 साल है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अभी आज इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ऐसा लगता है कि फेसलेस है विपक्षी एकता, जिसका बार बार यहां पर जिक्र किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। सुनील सिंह साजन साहब, शायना एनसीजी, रिफत जावेद, आदिल सिंह साहब, निखिल मंडल, नवल किशोर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा रात 9 बजे। तब तक के लिए शब बखैर।